children, welcome to the channel H2O, the A to Z of chemistry. हम पढ़ रहे हैं CBSE क्लास 8 का चैप्टर केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज है इसका लेक्चर नंबर 2, बट पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था उसको जल्दी से रिकैप करते हैं। हमने अंडरस्टैंड किया था पिछले लेक्चर में कि गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं। गुड कंडक्टर्स वो होते हैं जो सब्सटेंसेस अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने दें, जैसे कि वेरियस मेटल्स लाइक वी हैव गोल्ड, वी हैव सिल्वर, वी हैव एल्यूमिनियम, वी हैव कॉपर। और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होती हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करने देते, उन्हें हम बोलते हैं बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि हमारे पास है प्लास्टिक्स है, रबर है, ग्लास है, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। ये सब एग्जाम्पल्स जो हमने देखे ये सारे के सारे सॉलिड्स के एग्जाम्पल्स थे, बट यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिक्विड के भी पढ़े थे। आई होप आप लोगों को याद है कि टैप वाटर और डिस्टिल्ड वाटर के बारे में हमने पढ़ा था। टैप वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो आज का ये लेक्चर भी उसी के ऊपर होने वाला है। मैं हूं डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री। और आज का ये लेक्चर का टॉपिक क्या है? कंडक्शन थ्रू लिक्विड्स। तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है लिक्विड्स के थ्रू, और फिर हम अल्टीमेटली पहुंचेंगे कि कैसे इन लिक्विड्स में से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करके हम कुछ केमिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। सो कंडक्शन थ्रू लिक्विड्स। अब कंडक्शन थ्रू लिक्विड से मीनिंग क्या हुआ? वेल, वो लिक्विड जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें। तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। तो वेल, वो लिक्विड्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे they will be called as good conductors. For example, we have the solutions of acid, bases and salts in water. आप लोगों ने क्लास 7th में एसिड्स के बारे में पढ़ा है, बेसिस के बारे में पढ़ा है, सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा है। तो उनकी सॉल्यूशन अगर हम वाटर में बनाएं तो वेल, वो जो सॉल्यूशंस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वी हैव अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एनी अदर एसिड इन वाटर, वी हैव विनेगर, वी हैव लेमन जूस, वी हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज द बेस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अ बेस, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट जो कि एक सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट। ये सारे के सारों के सॉल्यूशन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। सो अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हो? अगेन पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक सर्किट डायग्राम को अंडरस्टैंड करना बताया था। तो यहाँ पे ये सर्किट डायग्राम है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास यहाँ से अगर शुरू करेंगे तो ये एक वायर है, एक मेटल की वायर है। मेटल गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ये किसके साथ कनेक्टेड है? एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन। इसका मतलब क्या होता है? एक सिंगल बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन का मतलब होता है एक सेल, ठीक है, जो कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है। और यहाँ पे हमने इसको एक और बहुत सारे सेल्स के साथ एक्चुअली में कनेक्ट किया है, तो उसको क्या बोलते हैं? आई होप आप लोगों को याद है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन। ये बड़ी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल होता है और छोटी लाइन नेगेटिव एंड ऑफ द सेल होता है। अगर हम यहाँ पे दो से ज्यादा सेल्स को इकट्ठे कनेक्ट कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बैटरी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? एक बैटरी है। बैटरी आगे अगेन एक वायर से किसके साथ कनेक्टेड है? एक बल्ब के साथ कनेक्टेड है। अब ये बल्ब आगे फर्दर किसके साथ? अगेन एक वायर के साथ कनेक्टेड है, अगेन मेटल है, ठीक है। फिर ये जाके यहाँ पे किसमें आ रहा है? ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पे आ रहे हैं? एक लिक्विड के अंदर, ठीक है। लिक्विड में क्या है? यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने लेमन जूस लिया है, और लेमन जूस अभी मैंने आपको एग्जांपल्स में बताया कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। अब कैसे पता लगा हमें कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? वेल, अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाऊं तो ये और ये वो एंड्स हैं जो कि इस लिक्विड के अंदर थे। अगर तो ये वायर कॉन्टिन्यूअस होती तो ये कंप्लीट सर्किट बन जाता। अब हमने इसको जोड़ा तो हुआ नहीं है आपस में वायर के साथ,
ये दोनों एंड्स किस चीज को टच कर रहे हैं? वेल वो इस लिक्विड को टच कर रहे हैं। तो अगर ये वाला एंड से ये वाले एंड तक आपको इलेक्ट्रिसिटी को पास करना है, अगर इलेक्ट्रिसिटी इस एक एंड से दूसरे एंड पे पास हो रही है, इसका मतलब क्या है कि ये लिक्विड है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को इस एंड से दूसरे एंड तक ट्रैवल करवा रहा है, इसीलिए ये बल्ब चलेगा। ठीक है, तो इस बल्ब के जलने का मीनिंग क्या होगा कि इस लिक्विड में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी तो इस एंड को दूसरे एंड से कनेक्ट करने वाली कोई भी चीज नहीं है। समझ गए आप? आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। सो वी आर टेस्टिंग whether our liquid is conducting or not, और उसके लिए हमने एक सेल की जगह पे एक बैटरी को लिया है। बैटरी को क्यों लिया है? क्योंकि बैटरी एक ज्यादा बड़ा इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है। हमें एक लिक्विड में से करंट को पास करवाने के लिए एक बड़ा सोर्स चाहिए था, इसलिए हमने सेल को बैटरी के साथ रिप्लेस किया है। सो यहाँ पे अगर आप देखो, पिछले लेक्चर में हमने एक टेस्टर के बारे में पढ़ा था और टेस्टर ने टेस्ट किया था कि ये जो पोर्शन है हमारे पेचकस का, ठीक है, वो वाला पोर्शन ये मेटल वाला है, अगर ये जल रहा था तो वेल ये गुड कंडक्टर था, और प्लास्टिक वाले पोर्शन पे टेस्ट करके देखा था कि ये नहीं जल रहा था, तो वेल दिस वाज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये एग्जांपल था हमने जहाँ पे टेस्ट किया था एक सॉलिड को, वेदर इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, राइट। और आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं अ लिक्विड विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। ठीक है, सो ये लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है या नहीं। यहाँ पे भी हमारी वायर के दो पॉइंट्स थे जिसको हमने इस मेटल के साथ जोड़ा था। यहाँ पे भी हमारे दो वायर के पॉइंट्स हैं जिसको हम इस लिक्विड के साथ जोड़ रहे हैं। यहाँ पे ये मेटल था इसलिए इसने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया, यहाँ पे ये लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा तभी ये बल्ब चलेगा। ठीक है, सो I hope you can now understand what have we used here as the source of electric current. This is a cell and here it is a battery. Okay. So what is the difference between a cell and a battery? A cell is a single unit device which converts chemical energy into electrical energy, whereas battery, this is a collection of electrochemical cell. बहुत सारे दो या दो से ज्यादा cells को हमने connect किया है in series और parallel. अब ये सीरीज और पैरेलल क्या होता है? अंडरस्टैंड करो, हमारे पास एक ये वाला सेल है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि बिग लाइन पॉजिटिव टर्मिनल होता है, स्मॉल लाइन नेगेटिव होता है। एक पॉसिबिलिटी मेरे पास ये है कि इसको मैं आगे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ज्वाइन कर दूं, इसके आगे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ज्वाइन कर दूं। मेरे पास ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि मैं इनको ऐसे रखूं, ये पॉजिटिव पॉजिटिव इकट्ठे एक तरफ जोड़ दूं, ये नेगेटिव नेगेटिव एक इकट्ठे जोड़ दूं, राइट। ये वाला जहां पे हम एक पॉजिटिव फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को आगे आगे कनेक्ट करते जाते हैं, इसको बोलते हैं हम सेल्स इन सीरीज। ठीक है, हमने सीरीज में सेल को कनेक्ट किया है, और जहां पे हम पॉजिटिव 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 ऑफ द सेल्स को इकट्ठा जोड़ दें और नेगेटिव 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 ऑफ द सेल्स को इकट्ठा जोड़ते हैं, इसको हम बोलते हैं in there is a battery in parallel, all the cells in parallel। ठीक है, अब इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसका क्या फायदा होता है, कब हम इनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, कब हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, दिस इज अ टॉपिक ऑफ फिजिक्स, सो योर फिजिक्स टीचर्स विल बी टीचिंग यू दैट। ठीक है, so I will not go into the details of that, but I hope you understand कि अगर मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव नेगेटिव ड्रॉ किया है तो दिस इज अ सेल, अगर मैंने ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव ड्रॉ कर दिए हैं तो दैट इज अ बैटरी। हम सॉलिड्स के लिए क्या यूज कर रहे हैं? एक सिंगल सेल यूज कर रहे हैं। हमें लिक्विड के लिए बैटरी को यूज करना पड़ता है, हमें ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत होती है फॉर कंडक्शन थ्रू अ लिक्विड। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको अंडरस्टैंड करनी है वो है कि हमारा ये जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। एक तो होता है हीटिंग इफेक्ट, जो कि आप अभी अंडरस्टैंड कर चुके हो कि हमने जब इलेक्ट्रिक करंट इस सर्किट के थ्रू पास किया तो ये बल्ब जला।
ये बल्ब क्यों जला? क्योंकि बल्ब के अंदर भी एक वायर होती है, वो वायर जब हीट होती है तब वो ग्लो करती है और हमें वो लाइट देती है, ठीक है। सो दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के साथ साथ एक इफेक्ट और होता है करंट का, दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हम किसी भी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस तरीके से भी टेस्ट कर रहे हैं कि वो मैग्नेटिक कंपास को कि नीडल को डिफ्लेक्ट कर सकता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इस वायर को टेस्ट करना था कि ये इलेक्ट्रिक करंट पास करती है ना नहीं, तो मैंने एक बॉक्स के अंदर एक कंपास को रख के इसके ऊपर बहुत सारे इसके टर्न्स दे दिए, ठीक है, और इसको आगे अगेन एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे बल्ब नहीं लगाया, ठीक है, बल्ब नहीं लगाया, मगर अगर मैंने जब इसको कनेक्ट किया, एक सर्किट कंप्लीट किया, ठीक है, और ये मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है अगर वो हिलने लग जाए, वो डिफ्लेक्ट हो जाए अपनी जिस पोजीशन पे हमने पहले उसको लिया था, और बाद में जिस पोजीशन में आ जाए जब हम सर्किट को कंप्लीट करें, की को बंद करें, तो वेल उसको क्या बोलते हैं? द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक करंट के दो इफेक्ट्स हो सकते हैं, एक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और तीसरा इफेक्ट है करंट का जिसे हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, दैट इज द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ रहे हो? तो क्या केमिकल चेंजेस होगी उसे हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, बट हीटिंग इफेक्ट भी होता है करंट का और मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है करंट का। नाउ एक चीज है कि हमने पिछले लेक्चर में ये चेक किया था कि क्या एक हमारा जो सर्किट है वो ठीक ठाक काम कर रहा है या नहीं, हमारे टेस्टर ठीक काम कर रहा है या नहीं। अब एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है कि जब हमने एक बैटरी को लगाया, एक सेल को लगाया, एक कंडक्टर भी हमने जोड़ दिया, एक सर्किट ठीक भी लिया, सब कुछ कनेक्शंस चेक कर लिए, बैटरी को रिप्लेस कर लिया, राइट, और हमने बल्ब भी चेक कर लिया, नया बल्ब भी लगा दिया, सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ ठीक था, फिर भी वो ग्लो नहीं कर रहा बल्ब। वेल उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण ये भी हो सकता है कि सर्किट में से एक वीक करंट पास कर रहा हो, बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो कि वो बल्ब को गो करा सके, ठीक है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? उस केस के अंदर हम ये वाले छोटे छोटे बल्ब को यूज कर सकते हैं जिनको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत नहीं होती ग्लो करने के लिए। ये कौन से बल्ब्स हैं? आप लोगों ने शायद इनको अपने घरों में दिवाली पे जलते हुए देखा होगा या किसी फेस्टिवल पे जलते हुए देखा होगा। तो वेल ये होते हैं एलईडी लाइट्स। एलईडी सुना हुआ है? हाँ, वो आपने शायद जरूर सुना होगा, आजकल सबने सुना होता है। अब ये एलईडी का मतलब क्या है? वेल एलईडी का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। अगेन इसके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट ये वो वाले बल्ब हैं जिनको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट नहीं चाहिए होता ग्लो करने के लिए, ठीक है। इनके अंदर भी दो वायर्स होती हैं which are called as the leads which are attached to the LED bulb, ठीक है। एक लीड होती है जो कि लंबी होती है, एक लीड होती है जो कि छोटी होती है। अगेन लंबी, बिल्कुल जैसे सेल में हमने एक लंबी लाइन ड्रॉ की थी तो वो एनोड था, और एक छोटी लाइन ड्रॉ की थी तो वो कैथोड था। तो बिल्कुल यहाँ पे भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। द लॉन्गर वन इज द एनोड एंड द स्मॉलर वन इज द कैथोड, ठीक है। सो दीज आर द बल्ब्स विच कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल बल्ब, जहां पे हमें पता हो कि जो हमारा कंडक्टर है वो एक वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट फिर भी हमें उसको चेक करना है, ठीक है। So some liquids, they are good conductors of electricity. For example, we have tap water, and some are bad conductors of electricity. For example, we have distilled water, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। Most of the liquids that conduct electricity, they are the solutions of acids, bases, and salts. And the passage of an electric current through a conducting liquid, this can cause chemical reactions
and the resulting effects they are called as the chemical effects of electric current. ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया कि जब हम एक कंडक्टिंग लिक्विड में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो वो कुछ केमिकल रिएक्शंस कॉज करता है और उस केमिकल रिएक्शंस के जो रिजल्ट होते हैं उसे हम बोलते हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को तो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, बट आज के इस लेक्चर में हमने अंडरस्टैंड किया कि कंडक्शन थ्रू लिक्विड्स होता है और वो कंडक्शन थ्रू सॉलिड से कुछ डिफरेंट भी होता है। तो जल्दी से उन डिफरेंसेस को टैबुलेट करते हैं। तो जब हमारे पास एक इलेक्ट्रिक करंट का एक सॉलिड में से कंडक्शन होता है तो प्लीज डू रिमेम्बर कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी होता है दैट इज कैरीड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हर एक सब्सटेंस के अंदर, हर एक सब्सटेंस एक मैटर होता है और मैटर एटम्स का बना होता है और एटम्स का हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, डिटेल्स हम क्लास 9th में पढ़ेंगे, और उनके बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन थ्रू सॉलिड्स। बट लिक्विड के केस में कंडक्शन किसके हेल्प के थ्रू होती है? विद द हेल्प ऑफ आयंस। आयंस क्या होते हैं ये भी मैंने आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में बताया था। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सोडियम का मेटल है, एक सोडियम का एटम है। जब ये सोडियम का एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो Na पॉजिटिव फॉर्म करता है जिसे हम एक आयन बोलते हैं। ऐसे ही अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन का एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और Cl नेगेटिव आयन फॉर्म करता है। ठीक है, तो हमारा जो कॉमन सॉल्ट होता है ना उसका फॉर्मूला होता है NaCl। ये NaCl किसका बना होता है? Na पॉजिटिव आयंस का और Cl नेगेटिव आयंस का, राइट। और ये आयंस वाटर के अंदर जाके टूट जाते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। डिटेल्स हम अपनी सीनियर क्लासेस में अंडरस्टैंड करेंगे, कुछ हम इस क्लास में भी अंडरस्टैंड करेंगे, बट जस्ट रिमेंबर फॉर नाउ कि इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड्स में कैसे कंडक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लिक्विड्स में कैसे कंडक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ आयंस। और no chemical change occurs while the electric current flows through a solid, whereas when electricity is going to be flowing through the liquid it is going to cause a chemical change। ठीक है, so pure water does not conduct electricity while impure water conducts electricity thanks to the salts which are present in the water। ठीक है, तो प्योर वाटर में कोई सॉल्ट्स नहीं होते जो कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सके, पर जैसे ही हम इम्प्योर वाटर लेते हैं, टैप वाटर लेते हैं, उसमें सॉल्ट्स आ जाते हैं, वो सॉल्ट्स रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे और केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज डू गिव इट अ थम्स अप, बहुत मोटिवेशन मिलता है। ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए पोस्ट करें, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आपके डाउट्स हमेशा वेलकम है, आप उनको कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट कर सकते हैं या आप हमें मेल भी कर सकते हैं h2chemistry@gmail.com। So see you again, have a nice day, God bless you।